नमस्कार, न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के शिक्षकों के बारे में। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान सब के सब परेशान। और परेशानी का कारण ये है कि पहले कांग्रेस ने 1.25 साल तक उनको मूर्ख बनाया कि वे सत्ता में आए तो उनको नियमित कर देंगे, पर जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आई, अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षकों के मुद्दे को भूल गई। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने एक मंच से कहा कि अगर कमलनाथ सरकार ने आपको नियमित नहीं किया तो मैं सड़क पर उतर जाऊंगा। कमलनाथ जी ने कह दिया उतर जाएं सड़क पे। सड़क पे उतरे और सड़क पे सरकार भी उतर गई। और उसके बाद जो कुछ हुआ है वो अब विचारणीय है। लगभग 6 महीने हो चुके हैं शिवराज सरकार को, यानी बीजेपी सरकार को, परंतु अतिथि विद्वान हों या अतिथि शिक्षक हों, हर जिले में अपने ज्ञापन दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु अफसोस की बात यह है कि उन पर कोई भी निर्णय सरकार नहीं ले रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस पूरे मामले में छटकारे ले रही है। विधानसभा में एक, जिसको कहें विपक्ष के नाते समझ लीजिए या कूटनीतिक कौशल समझ लीजिए, जीतू पटवारी ने एक प्रश्न लगाया और उस प्रश्न में ये पूछ लिया कि अतिथि विद्वानों को कब तक नियमित किया जाएगा। सरकार ने ये जवाब दे दिया कि उनकी कोई योजना नहीं है इनको नियमित करने की। पहले कृषि के मामले में सरकार बैकफुट पर आई और अब अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वानों के मामले में बैकफुट पर आ गई है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है? क्या वाकई सरकार काम कर रही है या फिर कमलनाथ की ही बी टीम काम कर रही है? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस से राकेश चतुर्वेदी जी वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं और यहाँ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। मैं बात करूँ वरिष्ठ पत्रकार की तो अविनाश जी हैं। अविनाश जी बहुत ही धीर, गंभीर और कटाक्ष के साथ अपनी बात कहने वाले पत्रकार हैं। सो वो हमें बताएंगे कि शिक्षकों यानी गुरुजियों के साथ उनके चेले क्या कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपसे बनता है राकेश जी कि ये जो समस्या है अतिथि विद्वानों की, अतिथि शिक्षकों की, हर जिले में ज्ञापन प्रदर्शन चल रहे हैं, परंतु कोई भी उनका भला नहीं कर रहा है। देखिए, जो भी संविदा पे या इस तरीके से कार्यरत कंटीजेंसी कर्मचारी है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सन 2019-16 में कहा था इन सबको रेगुलर करें कि उनसे काम आप वही ले रहे हैं जो स्थायी कर्मचारी से लेते हैं। 2 साल तक फाइल चलती रही। शिवराज सिंह जी ने कहा हम कुशल अकुशल छांट रहे हैं, इनको ये स्किल देंगे, वो देंगे, 20 साल की सर्विस होगी, ये करेंगे। इनने उनके लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने इनसे प्रयास किया, चर्चा करी, कांग्रेस ने कोशिश की कि ये मान जाए, लेकिन इनकी कुछ शर्तें ऐसी थी जिस पर कांग्रेस तैयार नहीं हो पाई। बाद में उसके बाद हमारी सरकार ही चली गई। बिल्कुल, उन्होंने अपना सिर घुटा लिया और आपकी सरकार को सड़क पे ला दिया। सवाल ये है कि नेता लोग ऐसी झूठी घोषणाएं, ऐसे झूठे दावे वादे करते क्यों हैं? हाँ, ये गलत है। जो पूरी हो, संभव हो, वो करना चाहिए, स्वाभाविक है। बहुत बढ़िया बात कही। यहाँ मैं अविनाश जी आपसे जानना चाहूँगा, ये जो आज के गुरुजी हैं, उनके जो चेले हैं, ये क्या रहे हैं सब? देखिए, ये सब आश्वासन का राजनीति है। और आप देखिए, सरकार और जो मध्य प्रदेश सरकार है वो आर्थिक संकट में है। और कोई भी व्यक्ति, मतलब पॉलिटिशियन, पहले आर्थिक पे नहीं जाता है और अपने तरह से उसको बता देता है कि मैं आपके लिए ये करूँगा, वो करूँगा। भाई पैसा कहाँ से आएगा? पहले तो आपको ये एनालिसिस करना चाहिए कि इतने कर्मचारियों को आप यदि सरकारी मतलब परमानेंट करेंगे तो बजट जो है वो आपका कितना है, क्या नहीं है, ये आपको पहले बेस थंब रूल है फाइनेंस का कि वो पहले आपको उसमें रखना चाहिए। अब आपने कह दिया साहब उनकी सरकार, अब उनको नहीं मालूम था बेचारों को, बीजेपी वालों को, जब कांग्रेस की वो थी उन्होंने सिर मुड़ा है, उन्होंने कहा अरे हम कर देंगे। अचानक वो 1.25 साल में उनकी सरकार चली गई। अब इनके ऊपर सिर पे हो गया। अब जिस कह रहे हैं कि सिर पे इनको परेशानी होगी। जिस तरीके से खेत में आपने देखा होगा एक बजूका टाइप का लगा देते हैं जिससे कि वो पक्षी नहीं आए, तो वो उन्होंने वहां पे लगा दिया जाना वो पार्क में, शाहजहानी पार्क। हाँ, बस वहाँ लगा के और आराम में है सब। वो कह रहे हम कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद आप यही सरकार कहेगी कि चूंकि आर्थिक स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए हम इसको अभी नहीं कर पाएंगे, आगे हम आपको देखेंगे, आश्वासन देके पर भैया को टाल देंगे। ठीक है अविनाश जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि
अतिथि शिक्षक हों, अतिथि विद्वान हों, गुरुजी हों, शिक्षाकर्मी हों, ये रखे तो तभी जाते हैं ना कि जब वहाँ पोस्ट होगी कोई, मतलब आपकी ज़रूरत थी तभी आपने रखा होगा, भले ही उनको संविदा पे या इस तरीके से टेम्परेरी रख लिया आपने। तो क्या सरकार के पास शिक्षा जो है वो इतनी गई गुजरी हो गई है कि उन्होंने कहा कि हमको तो ऐसे समझ के चलना है, जैसे आपने शुक्ल जी के उपन्यास को देखा होगा, उसमें लिखा हुआ है कि साहब मध्य प्रदेश क्या बल्कि देश की जो शिक्षा नीति है वो ऐसी है कि चौराहे पे पड़ी हुई है कुतिया की तरह, कोई भी लात मार के चला जाता है। तो क्या वाकई में शिक्षा नीति को ये ऐसे ही देख रहे हैं कि कोई भी आया लात मारी चले गए? अभी भी स्टेट में जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कहा कि अभी भी स्टेट में चाहे हायर एजुकेशन हो, चाहे हाई स्कूल और 10+2 का हो, जो वो लोग सीरियस ही नहीं है। और इस वजह से जो आपने बहुत अच्छी कही इंडेक्स रहता है, मतलब उनका एक नियम है, नियम के अनुसार इतने शिक्षक होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, उस नियम के अनुसार ही उसके बराबर आने के लिए ही उन्होंने शिक्षकों की भर्ती की होगी। जो आपका कहना था सही था। अब फाइनेंस इनको ये रखना चाहिए, टेम्परेरी रखेंगे कि परमानेंट रखेंगे? नहीं, सवाल ये उठता है कि होता यही है कि पद आपके पास 100 हैं खाली पड़े हुए हैं, आपने कहा 60 परमानेंट से भर लेते हैं, 40 जो हैं टेम्परेरी से भर लेते। मेरा सवाल ये है, जनता का सवाल ये है कि 100 के 100 क्यों नहीं भरे जाते ताकि स्कूल हो या कॉलेज हो वो अच्छे से चल पाए? आपका कहना सही है, मगर देखिए मैं आपको बताऊं, ऐसे ही विदेशों में होता है। विदेशों में क्या होता है, विजिटिंग प्रोफेसर होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनको पर डे का ज्यादा पैसा देते हैं। जैसे इधर मान लो 5,000 मिल रहा है तो वो 15,000 एक विजिटिंग प्रोफेसर को देते हैं, तो मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से। तो वो लोग क्या करते हैं कि आपकी 10 दिन का हुआ, आपका काम हो गया, तो आप ना तो सरकार के टेंशन में रहे ना कुछ हो, इस तरह की नहीं। पर यहाँ तो ये भी व्यवस्था नहीं है। हाँ, वो आपका कहना सही है, मगर टेम्परेरी रख के और फिर उनको कुछ दिनों के लिए बाहर कर देते हैं कि हम आपको बाद में बुलाएंगे। वो बुलाते हैं नहीं, तो वो लोग सब इकट्ठे होके जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं। फिर कोई आदमी, राजनीतिक पॉलिटिकल आदमी पहुंचता है और पहुंचने के बाद उससे कहता है कि नहीं नहीं मेरी सरकार आने दो, हम तुमको उसका न्याय दिलाएंगे। और जब दूसरी सरकार आ जाती है तो न्याय के लिए भूल जाते हैं, वो चुनाव में लग जाते हैं। नहीं, पर शिक्षा को लेकर ये जो मजाक चल रहा है पिछले कई सालों से, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि 80 के दशक से ये शुरुआत हुई, और पहले उनने कहा ये जिसको कहते हैं ना कि टेम्परेरी शिक्षक, फिर उनने कहा आपाती शिक्षक, फिर उनने कहा ये संविदा शिक्षक, फिर ये शिक्षाकर्मी 1 2 3, फिर उनने कहा गुरुजी, फिर गुरुजी के बाद उनने विद्वान, फिर उनने कहा अतिथि विद्वान, तमाम नाम देते गए। और हालांकि बाद में कुछ लोग परमानेंट हुए, बीजेपी सरकार ने ही किए। पर सवाल ये उठता है क्या 15 साल में बीजेपी सरकार ये तय नहीं कर पाई कि नहीं साहब शिक्षा नीति के हिसाब से हमको इतने शिक्षक, इतने प्रोफेसर चाहिए? इसके पहले 25 साल पहले कुछ शिक्षकों की भर्ती हुई थी जो आपातकालीन, और फिर उसमें यूजीसी ने ये कहा था कि आपको, मैं मतलब इन्होंने आपस में ये किया कि आपको पीएचडी करना पड़ेगा, तब हम जाएंगे, और एमपीपीएससी को फेस करना पड़ेगा। ठीक है ना। जब हम आपको उस बहाने, उसमें 1650 प्रोफेसर थे, असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें जिन लोगों ने वो कर लिया था उसी समय सब लोग भर्ती हो गए थे, मतलब उनको परमानेंट किया, मगर कंडीशन ये थी कि आपको पीएचडी करना पड़ेगा और पीएससी फेस करना पड़ेगा। ठीक बात, ठीक है। इस वजह से वो जो आप कह रहे हैं उसकी, उस नीति से क्या फायदा हुआ कि जो अच्छा शिक्षक है वो पीएचडी भी करेगा और पीएससी भी निकालेगा। ठीक है ना। तो उससे जो छात्र गण है उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, साफ मिलेगा। अभी इनको जैसे इन्होंने अभी भर्ती कर लें, अब कौन आदमी, जैसा कि अभी सरकार ने कहा था पहले कि हम इसमें से चेक करेंगे ये किस लायक है नहीं है, तो इसके लिए एक प्रिंसिपल था, पहले भी ऐसे ही हुआ था कि हम आप पीएचडी कम जरूरी रहेगा और आप पीएससी फेस करिए। पर मध्य प्रदेश के कॉलेज हो या मध्य प्रदेश के स्कूल हो, वहाँ तो पढ़े लिखने होने का कोई मतलब ही नहीं है ना। वहाँ तो ये है कि नेता जो चाहेगा वो होगा। 5वीं पास आदमी, 11वीं पास आदमी या ग्रेजुएट आदमी वो पीएचडी को चला रहा है और बताता है नहीं साहब इनकी ज़रूरत नहीं है। सवाल ये है कि क्या जनता को या बुद्धिजीवियों को ये चीज़ें दिखती नहीं हैं
कि नहीं साहब ये ऐसा मजाक चल रहा है ये सब शिक्षा के नाम इसका पे? एक कारण बहुत बड़ा ये है कि जो हमारे यहाँ जितने भी क्लास 1 क्लास 2 के ऑफिसर्स हैं, उनके बच्चे और खासतौर से नेतागढ़ के बच्चे सब बाहर पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश से बाहर पढ़ते हैं। उनको इससे कोई लेना देना भी नहीं। जैसे उनका बच्चा 10+2 करता है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाते हैं या विदेश भेज देते हैं ना। तो इसलिए क्या है कि जब तक उनके अंदर जो करने वाले लोग हैं, जो ये चयन करते हैं, जो वहाँ पे विधानसभा में लड़ते हैं, जब वो ही सीरियस नहीं होंगे, उन्होंने सोचा कि भाई हमारा बेटा तो बाहर है तो हमको तो ऐसा कुछ, जब तक आपके ऊपर नहीं पड़ेगी, मतलब आप उसको अपना नहीं समझेंगे, परिवार का सदस्य नहीं समझेंगे, जब तक शिक्षा में कोई भी बदलाव आना मुश्किल है। और इसमें जो क्वालिटी है, जो क्वालिटी निकलेगी वो जब भी आएगी जब आप उसमें उसका एक बैरोमीटर तैयार करेंगे। बिल्कुल। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा राकेश जी कि कांग्रेस लगभग 6 दशक तक सत्ता में रही है, अभी 15 महीने फिर भी रही, पर शिक्षक हो या स्कूल शिक्षा हो या हायर एजुकेशन हो, सभी जगह आपके नेता अभिनेता ऐसे मतलब काम कर रहे थे कि जिसको कहते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड। ये मतलब क्या कांग्रेस ने तय कर रखा है कि शिक्षा नीति की अपन को सबको मिलके कबाड़ा ही करना है? नहीं, देखिए शिक्षा नीति जो सेंटर से बनती है, स्टेट से नहीं बनती, वो सेंटर का सब्जेक्ट है। लेकिन मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, ये सच है। मध्य प्रदेश के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, या तो महाराष्ट्र जाते हैं या आपके कर्नाटक जाते हैं। ये इस कारण मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ है। क्यों पिछड़ा हुआ है? जब 6 दशक तक कांग्रेस यहाँ रही जी, अभी 1.5-2 दशक से समझ लीजिए बीजेपी का शासन रहा 1.5 दशक तक, तो ये पिछड़ी हुई क्यों है व्यवस्था? नहीं, हम लोगों ने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह को परमिशन दी कांग्रेस के टाइम में, लेकिन किस्सा क्या था, ये बीजेपी को देखना था कि जो वहाँ पे भर्तियाँ हो रही हैं, क्योंकि इनके नेताओं के कॉलेज से आधे से ज़्यादा, तो जो भर्तियाँ हो रही हैं वो नाम पूरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप देखना कि कैंपस नहीं आते, कई कॉलेजों में कैंपस ही नहीं आते। स्थिति ये, कई कॉलेजों से आप भोपाल से MBA कर लो, आपको 4,000 रुपये की नौकरी नहीं मिलने वाली बाद में। बाहर से वो अच्छा कर रहा है नहीं, तो ये यहाँ जो लोग बैठे रहते हैं, जैसे आपके उच्च शिक्षा मंत्री थे जीतू पटवारी जी, ये मतलब क्या बस अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहे थे क्या? शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे थे, शिक्षा की फिटनेस पे? तो कितने 11 महीने तो रहे हो, 4 महीने तो आचार संहिता रही। क्या चाह क्या रहे हो आप इनको 11 साल? अच्छा, एक बार एक चीज़ है, 2 साल पहले जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन PSC से हुआ था, उनकी लिस्ट 2 साल में बीजेपी ने जारी नहीं की थी, उनको अपॉइंटमेंट देना शुरू कर दिया था कांग्रेस। आप भी उसको लटकाए रहे? नहीं, हम लोगों ने शुरू कर दिया था अपॉइंटमेंट देना। नहीं, शुरू करना अलग चीज़ है। सवाल ये है, देखिए अगर आपने एक व्यवस्था के तहत जो क्वालिफाई कर गए, जैसा अविनाश जी ने कहा जो PhD थे, नीट क्लियर, भाई उन सबको आपने मान लीजिए क्लियर कर दिया जी, तो क्लियर कर दिया तो उनको पोस्टिंग देनी चाहिए थी, आप उनको भी टाले लटकाए हुए थे। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर जीतू पटवारी जैसा युवा नेता भी इस तरीके की पॉलिटिक्स करे कि नहीं साहब 1.25 साल में वो यही नहीं बता पाया कि करना क्या है, आप अब जो शिक्षक अतिथि विद्वान हैं या अतिथि शिक्षक हैं, इनके मुद्दे पर आप इसीलिए पिटे ना क्योंकि आपने घोषणा की थी घोषणा पत्र में कि जैसे ही हमारी सरकार बनी हम इनको परमानेंट कर देंगे। क्यों नहीं किया आपने परमानेंट? क्या होता है, इनकी जो भी कंडीशंस वगैरह होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट नेता या मंत्री तय नहीं करते, वो तय करता फाइनेंस और GID डिपार्टमेंट। GID डिपार्टमेंट ने कहा कि ये गाइडलाइन है, इसके अंतर्गत इनको लिया जा सकता है। उनका कहना है तो सुनिए, ये घोषणा पत्र क्या मूर्खों की जमात ने तैयार नहीं तो उससे मना थोड़ी कर रहे थे, लेकिन उनकी शर्तें भी। देखिए मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूँ, जनता भी पूछना चाहती है, जब अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक या गुरुजी, संविदाकर्मी जो भी हैं दुनिया भर के, सब अगर नियमित होने की मांग कर रहे थे, तो आपने घोषणा पत्र में ये क्यों लिखा कि हम इनको परमानेंट कर देंगे जैसे ही हमारी सरकार बनी? नहीं, जैसे ही सरकार में बताया ना, आपको समय में उनसे चर्चा चल रही थी, 3 बार जीतू पटवारी मैं चर्चा का आपको सार भी बता दूं। यहाँ यादगार है शाहजहानी पार्क में लगभग 3-4 महीने उन्होंने धरना दिया, कड़कड़ाती सर्दी में बैठे रहे, बारिश में बैठे रहे, परिवारों सहित महिलाएं बैठी रहीं, उन्होंने सिर घुटवा लिए, पर आपका मुख्यमंत्री नहीं पहुंचा साहब। नहीं, मुख्यमंत्री देखिए कमलनाथ, सुन लीजिए, कमलनाथ नहीं पहुंचे। हाँ, मैं बता रहा हूँ, हमारे पटवारी जी बोले कि साहब मैं क्या करूँ, जो कुछ करना है CM को करना है। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं बोला था, उन्होंने कहा था आप अपनी शर्तें बताइए, और जो हमारे उन्होंने बताई थी विभाग के जो अधिकारी हमने तो अपने चैनल पे बाकायदा रिपोर्टिंग करवाई है उसकी जी, तो हमें तो पता है। वहाँ तब भी
वो लोग कह रहे थे कि साहब एक बार आके यहाँ पटवारी जी कह दें हमारे धरना स्थल पर कि हम इतने दिन में कर देंगे, तो उन्होंने कहा नहीं मैं कोई नहीं आश्वासन दे सकता। अब वो गाल बजा रहे हैं पटवारी जी, तो आप बोलते नहीं हो क्या कि भैया ये इस चक्कर में झूठी पड़ती है कांग्रेस? नहीं, समय मिलता तो कांग्रेस करती उनके लिए, ऐसा नहीं है। नहीं, समय क्या मिलता आपको? जब समय मिला या तो आप चलिए यही कह देते कि हम इनको 6 महीने के अंदर इस प्रक्रिया के तहत कर देंगे, और आज से पहला शिक्षक, कल दूसरा, परसों तीसरा, एक प्रक्रिया तो लाते। देखिए आप वो भी नहीं लाए। क्या होता तो है, इससे आपके मन की खोट दिख रही है ना? कहीं भी कोई भी नौकरी करता है तो उसकी शर्तों पे नौकरी नहीं मिलती, शर्तें सरकार की रहती हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, ठीक है, उनको भी सरकार की शर्तें मानना चाहिए। तो भाई आप अपनी बताइए ना, घोषणा पत्र में भी लिख दिया करो अगली बार से। अभी भी आप अब गाल बजा रहे हैं कि हमारे अगर 15 महीने के बाद अब फिर से आ जाए तो हम कर देंगे। हाँ, सवाल देखिए, सवाल ये है कि आपके पास ब्लूप्रिंट कोई है नहीं है। आप कहते हैं हम कर्जा माफी कर देंगे। कर्जा माफी 2 लाख की बात थी, आपने नहीं करी। जितनों की जिसका जितना मिला था उतनों की करी, अब तो हम नहीं, पास भी देने वाले हैं। बात 2 लाख सीधी की बात थी। है। हाँ, तो और करते ना, दे देंगे, कोई सरकार में है जी, दे देंगे, किस्तों में दे रहे थे हाँ बाद में, तो जितों का कर सकते हो तो नहीं, पर ये आपको नहीं लगता कि इसकी वजह से ही कांग्रेस जो है वो पिट रही है, और आपके बड़े नेताओं का विश्वास उठ गया है कि यार ये हर कोई कुछ भी बोल के निकल जाता है और जनता में जवाब उनको देना पड़ता है। हम लोगों ने तो वचन पत्र में से जो भी हमारे था उसमें से काम करना शुरू किया था। अरे वो वचन पत्र सुन तो लीजिए, वचन में जो खुरचन बांटी आपने वो सबको दिख रही है कि आप गा रहे हैं कि साहब इसको को पैसे मिल गए, इतों को पैसे मिल गए। भाई जनता को कहना चाहिए ना, जनता कोई नहीं कह रहे हैं ना मिले, किसान मना क्या कर रहे हैं। सुन तो लीजिए जी, 15 महीने में किसान बोले नहीं, ठीक, आप उनको पकड़ के लाए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय। सुन तो लीजिए जी, हमें आपको वो सो मोटो तो नहीं आए कि नहीं साहब आज हम ही आके प्रदर्शन करेंगे। लोकसभा इलेक्शन में बीना में जाके स्मृति ईरानी ने मीटिंग ली थी, उनने भी पब्लिक मीटिंग में यही कहा था, आप लोगों को पैसा नहीं मिला, किसान खड़े हो गए थे, उनने कहा हमको मिला है। वो तो आपके चैनल में आई वो चीज़। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ये आप जो घटना बता रहे हैं मेरे तो समझ में से बाहर है कि कौन सी आप घटना बता रहे हैं। मैं तो भोपाल की बात सुन तो लीजिए, मैं तो भोपाल की बात करूँ तो एक किसान नहीं आया जो आंदोलन करता हुआ आया हो कि नहीं बीजेपी झूठ बोल रही है। अब तो वो तो अभी देख लो ना, हरदा का मामला ले लो, आप क्या दूर जा रहे हैं आप है? हरदा में जिन किसान ने जहर खाया उसमें से एक किसान ने विषय पे मत सोसाइटी को विषय मत बदलिएगा, विषय मत बदलिएगा, विषय वही है। सुन लीजिए, वो विषय ये है, वो विषय ये है कि उन्होंने अपनी फसल बेची और उसका पैसा नहीं मिला। हाँ जी, और उसका पैसा भुगतान होगा, आज नहीं कल होगा, वो तो देर वाली बात। सुन तो लीजिए, वो विषय अलग इसलिए हो गया कि उनने अपनी उपज दी है, तो वो ठीक है आपका कहना। मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ ना, आपकी सरकार बनी तो आपने घोषणा की थी कि 10 दिन के अंदर 2 लाख का कर्जा माफ। 10 दिन के अंदर नहीं कहा था, 2 लाख सरकार बनते ही नियमित हो जाएंगे सारे अतिथि विद्वान। 5 साल के लिए होता है। अरे तो ये राहुल गांधी जी को क्या भांग वांग पिला दी थी क्या? क्या कह रहे थे 10 दिन गिन लो, ऐसे कहा था उन्होंने दिखा के 1 2 3 10 दिन में अगर 2 लाख माफ नहीं हुए तो हम मुख्यमंत्री बदल। देखिए ये किसने कहा था? जितना कांग्रेस नहीं, ये किसने कहा था? सुनिए, अरे भाई साहब सुनिए, ये किसने कहा था? 10 दिन में कर्जा शुरुआत हो गई थी, ऑर्डर से 2 घंटे में निकल गए। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ये किसने कहा था? 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ नहीं हुआ। कितने दिन शुरुआत हो गई थी? तो लीजिए, मैं शुरुआत की बात ही नहीं कर रहा, पिन पॉइंट आप तो बात करिए। 10 दिन ऐसे उनने हाथ दिखाए दोनों और कहने लगे ये गिन लीजिए 1 2 3 4 5 10 और 10 दिन में नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। मुख्यमंत्री तो नहीं बदला, राहुल जी बदल गए। नहीं, काम चल रहा था, किसानों का शुरू हो गया था, किसानों 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। देखिए अब आप ये काम चल रहा है, ये कोई मतलब कोई रोड वोड निर्माण कार्य चल रहा है, पुलिया बंद है, काम चालू है और इधर से निकल जाए। किसानों के मामले में आपको बताता हूँ बीजेपी की क्या सोच है। नहीं देखिए, मैं आपसे स्पष्ट पूछना चाहता हूँ, देखिए बीजेपी की जो सोच दिख ही रही है कि 6 महीने में उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। हम उसी इशू को बता रहे हैं, आप तो नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं आपको वो इशू। हम ये सुन लीजिए, हम नहीं बता, देखिए बताने से आशय ये भी होता है कि आप नहीं कर पाए उस इशू को, बीजेपी भी नहीं कर पा रही है, तो दोनों सरकारों की गलती है। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आप अपनी गलतियों को क्यों नहीं मानते कि हाँ साहब ये गलती हुई है हमसे। नहीं, पूरों का नहीं हो पाया, ये बात सच है, किस्तों में हो रहा था। अगर सरकार रहती तो और सबका हो जाता, उसमें दिक्कत।
चलिए, अब मुझे ये भी बता दीजिए कि ये जो शिक्षा व्यवस्था को आपने, जिसको कहते हैं ना टेकन फॉर ग्रांटेड, लेने की कसम खा रखी है नेताओं ने, तो इससे आपको नहीं लगता कि मध्य प्रदेश का जो युवा है वो धीरे धीरे उद्वेलित हो रहा है, आंदोलित हो रहा है? भाई नक्सली ऐसे ही तो पनपते हैं कि भाई जब उनको आप ध्यान ही नहीं देंगे, उनका रोजगार, उनकी शिक्षा, उस पर आप ध्यान नहीं देंगे तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा। तो क्राइम बढ़ रहा है उससे। नहीं, आप जो कह रहे हैं इस चीज़ पे माननीय कमलनाथ जी का ध्यान था। कमलनाथ जी ने बोला था कि जब मैंने छिंदवाड़ा में बोले, जब मैं कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर था तो मैंने एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज को इसी उस पर लाइसेंस दिया था कि आप कम से कम 20 लोगों को, हमारे इंजीनियर को रोज़गार दोगे। कहने लगे, हमने उन 20 का उनको रिज्यूम भिजवाया, उसमें से उनने 2 को रखा, 18 को मना कर दिया। उनने कहा कि ये इनका स्तर ही नहीं है जो हमारे यहाँ काम कर रही है। तो उसके बाद उन्होंने कहा, हमने जब छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज खोला तो मैंने जो भी वहाँ डॉक्टर्स आए थे सबसे पूछा, आप कहाँ से किया, आप कहाँ के हैं? उसमें मध्य प्रदेश के सिर्फ 2 डॉक्टर थे, मेरे यहाँ कहने लगे 16 डॉक्टर महाराष्ट्र और कर्नाटक के थे। तो उनका कहना था कि हम स्तर सुधारेंगे, मध्य प्रदेश में बहुत खराब है। नहीं, अब ये भाषण देना अलग बात हो गई, पर देखिए स्तर सुधरेगा कैसे जब आप परमानेंट शिक्षक नहीं रख रहे हैं, जब आप परमानेंट प्रोफेसर्स नहीं रख रहे हैं, जब आप हिमायत भी नहीं कर रहे हैं कि नहीं साहब, सबसे पहला हमारा लक्ष्य होना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, सड़क, बिजली बाद में आता है। पर पहले तो ये 3 चीज़ें प्रमुख है ना, कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया। अगर ये आप पहले नहीं रखेंगे प्राथमिकता पे तो जनता तो परेशान होगी। हाँ, वो स्वाभाविक, तीनों चीज़ों का काम जरूरी है। शिक्षा पे बहुत जरूरी है सबसे बड़ी बात तो नहीं, तीनों, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पेयजल, ये तीनों ऐसी है नेसेसिटी हैं कि जिनकी वजह से व्यक्ति का चरित्र भी बन रहा है, वो एक सभ्य नागरिक भी बनता है, और साथ साथ प्रदेश का, क्षेत्र का विकास होता है उसी से। तो अब आप इस बात को क्यों नहीं मानते कि हाँ साहब, जो गलती हुई थी विद्वान वालों में, अब उसको आप रिग्रेट कर रहे हैं, और बताएं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम इस फंड से ले आएंगे पैसा। है आपके पास कोई ब्लूप्रिंट? नहीं, सरकार आएगी तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ नहीं, कोई ना कोई नहीं, ऐसे कोई आप कटोरा लेके निकलोगे और दे दे कोई तो फिर कोई मतलब थोड़ी। नहीं, प्लानिंग करके पैसा सरकार के पास है नहीं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे हमारी गवर्नमेंट हो, सब आरबीआई से पैसा ले। बहुत बढ़िया बात, ये बड़ी बेवाकी से आपने अच्छी बात कही है। क्या कहेंगे अविनाश जी, ये जो बात कह रहे हैं राकेश जी कि साहब पैसे ही नहीं है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट के पास पैसा है कि 100 करोड़ का हवाई जहाज खरीद ले, करोड़ों रुपए बंगलों में, मंत्रालय में लगा दे, साज सज्जा पे, ये ज़्यादा जरूरी था या शिक्षा ज़्यादा जरूरी है? शिक्षा ज़्यादा जरूरी है। इसके पहले 20-22 साल पहले एक एक्सीलेंसी कॉलेज बैठे और उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, पीएस भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने पूरा एक ब्लूप्रिंट बना के पूरे मध्य प्रदेश के जो टॉप प्रोफेसर थे उनको उन्होंने एक्सीलेंसी में रखा, और उसका जो आप देखिए उससे इतना फायदा हुआ, वो एक समय में दिल्ली यूनिवर्सिटी के बराबर आने लगा। मतलब वहाँ पे ग्रेजुएशन करने के बाद भी आदमी को कैंपस मिलता था, और कम से कम 5-6 लाख रुपए ईयर की नौकरी मिल जाती थी। तो आप जो देखिए जो उन्होंने प्रयास किया, उस प्रयास में बाद में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। जो टॉप लेवल के जो लोग थे प्रोफेसर, वहां से उनको इधर उधर कर दिया है ना। जैसे एक विदिशा थे, वो बाहर से आए थे, तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने ये किया था उस समय पीएस और जो भी सरकार रही थी वहां पे उस समय, कि जो टॉप लेवल, हिंदी का टॉप इधर, मैथमेटिक्स का टॉप इधर, तो उससे क्या हुआ था, बच्चों में ऐसा एक्सीलेंसी में पढ़ने का मतलब ये होता था, वो बच्चा कॉलर उठा के बताता था कि मैं एक्सीलेंसी में पढ़ता हूँ साहब। तो आदमी को, क्योंकि वहाँ पे 89-90 पे एडमिशन हुआ करते थे, मतलब उसकी कट ऑफ वो आज भी ऐसी जाता है, 80 के बीच में थी। तो मेरा ये कहना, जब अच्छे बच्चे निकलेंगे और वहां से लोगों को गए तो वो एक्सीलेंस का नहीं। चलिए, ये तो ठीक है, उत्कृष्ट आपने एक संस्थान बना दिया, पर अगर शहर के 10 कॉलेज वर्स्ट हैं, यानी सबसे खराब हैं, तो भी दिक्कत होनी है, क्योंकि आपके पास पता चला 1000 बच्चे में से 100 तो अच्छे निकल रहे हैं, बाकी 900 जो है कचरा निकल रहा है, तो आपका उद्देश्य तो हल नहीं हो रहा। सवाल ये भी है कि अगर मध्य प्रदेश के तमाम कॉलेज, तमाम स्कूल्स में अगर शिक्षक नहीं हैं, तो सबसे पहले तो आपको अच्छे शिक्षक रखना ही चाहिए। एक नीति बनानी चाहिए कि भाई रोज़ रोज़ इनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग कुछ नहीं होंगे, और इनको बस एक ही टारगेट दिया जाएगा कि आप अपना रिजल्ट सुधारो। तो वो बच्चे को लग के पढ़ाएंगे, उन पर निगाह रखी जाए, जब वो नहीं करें काम तो आप उन पर कार्रवाई करें।
पर पहले आपको शिक्षक तो रखने पड़ेंगे ना। नहीं, मगर शिक्षक इसलिए नहीं हो सकते अपने यहाँ, खासतौर से भोपाल में, कि कई आईएएसओं की पत्नियां हैं, कई पॉलिटिकल लोगों की पत्नियां हैं। नहीं, ये तो उनका चलिए ट्रांसफर- नहीं, हर उनका जगह अपवाद ट्रांसफर- होते हैं। नहीं, आपकी बात सही नहीं, है, मगर ये इसको- अपवाद तो हर जगह होते हैं। मैं तो इतना पूछ रहा हूँ कि जब शिक्षक होंगे ही नहीं तो पढ़ाई कैसे होगी? अंग्रेजी वाला हिंदी पढ़ा रहा है, हिंदी वाला भूगोल पढ़ा रहा है, तो फिर तो हो गया काम। नहीं, वो आपका कहना सही है। उन्होंने जो कॉलेज में एक प्रैक्टिकल किया था, उसी प्रैक्टिकल के अनुसार सब कॉलेज में उसी हिसाब के शिक्षक और लोगों को लाना चाहिए, और आपका कहना टारगेट देना चाहिए कि आपके बच्चे का रिजल्ट 75 से 90 के बीच में होना चाहिए, तब आपका प्रमोशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। बहुत बढ़िया नहीं तो बात है। आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बिल्कुल। यहाँ मैं आपसे भी ये भी जानना चाहूँगा कि अब जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी घेरे में आ रहे हैं, क्योंकि उन्हीं ने कहा था कि अगर आपकी मांग नहीं मानी गई तो मैं सड़क पे उतर जाऊंगा। वो सड़क पे उतरे और सरकार भी सड़क पे आ गई। अब लोग फिर पूछ रहे हैं उनसे कि साहब अब तो बीजेपी की आ गई, अब क्या करेंगे आप? तो आपको लगता है कि ये सरकार सिंधिया जी की बात रखेगी या उनको भी ऐसे ही नहीं, चलता कर देंगे? वो नहीं रख सकती, फाइनेंशियल दिक्कत है, और कोई ब्लूप्रिंट्स बनाने के लिए फाइनेंस और उसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है कि इतने करोड़ों रुपए कैसे जाएगा, कैसे आएगा। और अभी मध्य प्रदेश की हालत बिल्कुल ऐसी नहीं है कि उन शिक्षकों को परमानेंट किया जाए। बताइए साहब राकेश जी, सिंधिया जी ने घोषणा की, उन्होंने अपने वादे को निभाया, वो सड़क पे उतर भी गए, आपके अब पूरे सिंधिया जी के बारे आपको में फर्नीचर तो क्या हालत कहा में जाए? ला दिया। अभी कमलनाथ जी ने कहा मेरे पास मेल पड़े हैं, उन्होंने कहा किसी विकास के मामले में कोई बात नहीं करी, उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भेजते थे मेरे को। तो ये मेल पहले क्या अपने माथे पे नहीं चिपका सकते मैं थे? दिखा सकता हूँ, कहने लगे जिसको नहीं, देखना अरे हो। अभी दिखा रहे हैं, पहले या। माथे पे चिपका के आ जाते ना मीडिया के सामने। नहीं, पहले वो कांग्रेस के बड़े जनता नेता से थे, कैसे मिलने की आजाद? फुर्सत नहीं, पत्रकारों से मिलने की फुर्सत नहीं, नेताओं से मिलने की फुर्सत नहीं नहीं। मिलते थे। जैकलीन की कमर पे हाथ रखने की फुर्सत थी उस आदमी को। सबसे ये है मिलते ना थे, सही बात? सबसे मिलते थे। अरे तो आप बताइए कि शांति बात अतिथि करते शिक्षकों थे। से मिलने गए थे? हैं? अतिथि शिक्षकों से मिलने तो गए जब थे? उनके लिए क्या ये मुख्यमंत्री का दायित्व तो नहीं होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति परेशान है, अगर कोई बेरोजगार है तो उससे मिले जाके? ऐसे- काहे के लिए होता है अरे जनप्रतिनिधि? तो आप एक चीज बताइए, शिवराज सिंह जी खेत में जाकर खड़े हो गए, क्या हुआ उन किसानों मैं का? आपसे ये कह रहा हूँ कि क्या आप मुख्यमंत्री अपनी बात के- करिए। मुख्यमंत्री- शिवराज जी अगर गलत करेंगे तो उनको परिणाम जाके भुगतना पड़ेगा। उनके लिए कुछ कर आप सके तो जाना अपनी चाहिए। मैं आपसे ये ऐसे- कह रहा हूँ कि या। अगर शिवराज जी गलत करेंगे तो उनको अपना परिणाम भुगतना पड़ेगा। या। आपके व्यक्ति अगर गलत कर रहे हैं तो आपको कहने में क्यों गुरेज होना चाहिए कि नहीं साहब ये गलत है? मैंने आपसे बताया ना, जीतू बजाय उनसे उनकी कुछ शर्तें ऐसी थी जो नहीं मान सकते थे। तो उनसे बात चल रही थी ये उनसे। ये घोषणा पत्र बनाते समय कह या। देते कि साहब ये इसमें से आधे से अधिक घोषणाएं झूठी साबित हो सकती है, जैसे नीचे विज्ञापन में लिखा उस हुआ आता टाइम है उनने ना। ये- सुन लीजिए जी, मैं मेरी आपको बात बता सुनिए। देता हूँ, या। हर विज्ञापन के नीचे लिखा हुआ आता है, या। दिखाए हुए दृश्य काल्पनिक हैं और इन पर विश्वास न करें या ऐसा करने का प्रयत्न न करें, ऐसा नीचे लिख दिया करिए डिस्क्लेमर। उस टाइम उनसे जब चर्चा की गई थी, अगला सुन लीजिए, मैं बता रहा चुनाव हूँ। में जो आएगा आपका घोषणा पत्र, उसमें लिखेंगे कि सब्जेक्ट टू फलाना, अगर पैसा होगा फाइनेंस का तो हम करेंगे ये घोषणा, नहीं तो नहीं करेंगे पूरी। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि हाँ। इसमें देखिए प्रकाश जी स्पष्ट है बिल्कुल। कि उस टाइम उन्होंने अपनी शर्तें नहीं बताई थी। उन्होंने कहा था परमानेंट करने को तैयार थे हम, उनकी शर्तें क्या वो उन्होंने बाद में बताई हैं। अरे वो करेंगे क्या परमानेंट आपको करना है। नहीं तो ये कहते हैं परमानेंट हमको सुन करना सही लीजिए, है। नहीं आप थोड़ा सा देखिए, आप थोड़ा सा क्लियर होइए, दर्शक भी जान रहे हैं। उनका अतिथि- कहना ये था कि जिस दिन नहीं हमको- देखिए, परमानेंट करना मतलब आपको नौकरी में बाकायदा वो नियमित रखने की हाँ वो बात ठीक है, लेकिन वो ठीक है। अब शर्तें तो आप जोड़ रहे हो, वो थोड़ी जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं साहब हमको ये वाली शर्त के साथ बता रहा हूँ हमको आपको। सुन ले। नहीं जी। मेरा नियमितीकरण का आशय समझ लीजिए, नियमितीकरण का आशय ये होता है, जहाँ तक मेरी बुद्धि है या अविनाश जी की है, नियमितीकरण का मतलब ये है कि जो पहले से नियमित प्रोफेसर है उसी के बराबर उनको पर्क्स मिले, उसी के बराबर वेतन मिले, यही है ना मतलब। हाँ ये ठीक है, लेकिन सरकार उस डेट से करने को तैयार थी जिस दिन से कर रही थी। भाई। उनका कहना था जिस दिन से हम पहले से काम कर रहे नहीं, हैं अरे ऐसा तब नहीं। से हमको एरियर दो, तब नहीं। से हमको सीनियरिटी दो। नहीं ऐसा जी। नहीं। अब आप समझ लीजिए, जी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर आप नियमितीकरण दिनांक से भी करते तो तैयार थे वो सब। आप ये कह रहे थे कि नहीं हम इसमें ये शर्त लगाएंगे, इतने दिन प्रोबेशन और रहेगा, इतने दिन ये भी चीज़ रहेगी, इतने दिन इतना कम वेतन मिलेगा आपको, तो वो नियमितीकरण की बात ही खत्म हो जाती है। इनके एक जो नेता हैं देशराज सिंह जी, वो हिंदी समाचार चैनल पे मेरे संग डिबेट में थे। उनका कहना ये था, हमको हमारी मांग ये, हमसे मंत्री जी बात करने आए थे, हमारी मांग ये है, हमको उस दिन से सीनियरिटी दो जिस दिन से हम उस पर काम कर रहे हैं, हमको उस दिन से डीए दो,
वो चीज़ें सब हो नहीं चलिए, सकता कुल सरकार। मिला के कहानी जो है वो जी। ये है कि आपको भी कुछ ना कुछ करनी थी, घोषणा सो आपने कर दी, और इनको करनी थी सो इन्होंने भी कर ली, बीजेपी वालों ने भी। अब बात ये उठती है, क्या वाकई अब आप संजीदा हैं शिक्षकों को लेकर? नहीं तो वो है सीधी बात। चलिए, यहाँ अविनाश जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो हालात इस समय बन रहे हैं और जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं शिक्षकों के, आपको लगता है कि निकट भविष्य में सरकार की मजबूरी होगी कि जल्दी से ही ये घोषणा पूरी करनी पड़े? नहीं, मुश्किल लग रहा है। वो हमें लगता है ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे कि जो अभी लोग मतलब अनशन कर रहे हैं और इस तरह की वो कर रहे हैं, उनको एक ढाढ़स दे दिया जाएगा कि आप ऐसा करिए कि मैं आपको 3-4 महीने में एक कमेटी बना देंगे और कमेटी उसको निर्णय करेगी, और जब तक चुनाव हो जाएगा उसके बाद नमस्कार। क्योंकि फाइनेंस की स्थिति ऐसी नहीं है कि इतने शिक्षकों को 1-1 लाख मतलब 80,000 से 1.5 लाख रुपए तक का वेतन है महीने का, करोड़ों रुपए का उसके ऊपर भार आएगा मध्य प्रदेश सरकार पे। अभी मध्य प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और ये नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार कौन? अब वो कहते हैं कि वो खाली कर गए खजाना, वो कहते हैं वो किसको कह रहे हैं खाली। अब हम लोग तो फाइनेंस में मतलब फाइनेंस नहीं, का पर क्या ये है? जो हर किसी को मुफ्त बांटने की प्रक्रिया चली है, इस पे कोई पूछता नहीं है क्या? हाँ, इसमें देखिए अभी जैसे लैपटॉप बट रहे हैं, ये बट रहा है, वो बट रहा है, आप उनको ये कहते हैं कि हम आपको बिना ब्याज के आपको फाइनेंस कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, वो पैसा बचता जो सरकार के डेवलपमेंट में लगता। अब इसमें तो क्या है, चुनाव जीतने की प्रक्रिया या जो समय काल है उसमें तो ये है कि किसी तरह से मतलब बस जीत जाओ, बस जीतना है और डुग्गी पिटवाना है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद बहुत बढ़िया बात आपने कही। मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था, और आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं बात करूं अगर अतिथि शिक्षक और विद्वानों की या पूरी शिक्षा की, तो निसंदेह इसे लेकर बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के नेता संजीदा नज़र नहीं आते हैं, और होते तो कम से कम इतना समय तो नहीं लगना चाहिए था इस समस्या को लेकर। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।